हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों ने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, तब भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी विनती है आप लोगों से। सो दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, सो दोस्तों ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो पहला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज प्रशासनिक विधि के विकास का कारण है। क्या है? इसमें से चार ऑप्शन उनके पास दिए हैं। फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी ए लैक ऑफ टाइम फॉर पार्लियामेंट टू कैरी इट्स यूजुअल फंक्शन, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। आप लोग थोड़ा गेस करिएगा दोस्तों, साथ साथ में इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी दोस्तों, अगर आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, पहले का आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी दोस्तों। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग से क्या कह रहा है? ये हम लोग से कह रहा है भाई साहब, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। निम्न में से कौन प्रशासनिक विधि के विकास का कारण नहीं है इनमें से? अरे बाबा। सो ये दोस्तों हम लोगों के सामने ऑप्शन है ABCD, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है टेक्निकल नेचर ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेशन, B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम पुलिस स्टेट टू सोशल वेलफेयर स्टेट, C फेयरनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, D मेकिंग इमरजेंसी प्रोविजन फॉर द फेमिन एंड नेचुरल क्लाइमेटिक्स। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड है, इसका आंसर होगा C, यस, प्रशासन का न्याय में सब खोना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोगों का है दोस्तों, क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग गिव द डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। निम्न में से किसके द्वारा प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा दी गई है? क्या डिफिनेशन दी गई है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइन टू ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटीज। मीन्स की प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के गठन, शक्तियों तथा कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है। यह डिफिनेशन किसने दी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, वेड एंड फिलिप्स, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा, KC डेविस द्वारा, प्रोफेसर MP जैन द्वारा। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, याद रखिएगा दोस्तों। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा B। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बिना किसी देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग से कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द फंक्शनल साइड ऑफ, किसकी है ये फंक्शनल साइड? किसकी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? प्रशासनिक विधि क्रियात्मक पक्ष है, किसका है? ऑप्शन है 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 का A, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि का। नाउ दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉल्स इन द ब्रांच ऑफ, प्रशासनिक विधि विधि की किस शाखा से आती है? चार ऑप्शन है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, और D कह रहा है इन नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा A, पब्लिक लॉ। ओके दोस्तों, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंटेंड टू, प्रशासनिक विधि का क्षेत्र विस्तरण होता है। तो चार ऑप्शन हम लोगों के सामने दिए हैं, सेंट्रल एंड स्टेट ट्राइब्यूनल्स, B एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, C क्वासी जुडिकल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, D टू ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका आंसर होगा D, टू ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी पर। ओके दोस्तों, नाउ वी आर मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या कह रहा है दोस्तों? विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड। निम्न में से किसने इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अस्तित्व को नकारा था, एग्जिस्टेंस को नकारा था, डिक्लाइन किया था? तो इनमें से चार ऑप्शन हम लोग के पास है, ABCD EFG। नो, ABCD में से ही चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा A, ABDIC ने। ओके दोस्तों, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज, प्रशासनिक विधि का मूलभूत सिद्धांत क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? तो A ऑप्शन दिया है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये भी दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। B क्या है? द पावर
वेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज शुड नॉट बी अनलिमिटेड, ये भी दोस्तों है फंडामेंटल। सी, एडिक्वेट कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड ऑफ पावर एक्सरसाइज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ये भी दोस्तों है, यानी मीन्स डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी दोस्तों। 8 का होगा उपरोक्ता सभी, डी। ओके दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, दिस स्टेटमेंट इन इंग्लिश लॉ। बताइए आंसर। राजा कोई पाप नहीं कर सकता, राजा चिरायु रहे, या कथन आंगल विधि में किसने कहा। सो दोस्तों 4 ऑप्शन है हम लोगों के सामने। ए, सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बी, निगेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सी, पैरेंटली सपोर्ट एंड पर्चली निगलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, डी, नॉन ऑफ द अबव। सो दोस्तों 9th वाले का आंसर होगा बी, प्रशासनिक विधि को नकारते हुए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन एंशिएंट इंडिया द मेन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज, क्या होते हैं बताइए। प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का प्रमुख आधार था, क्या था। ए, प्रिंसिपल ऑफ धर्म, बी, प्रीचिंग ऑफ सीड्स, सी, किंग्स कमांड, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है दोस्तों क्या होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने जो आंसर चूज़ किया होगा वो ऑल ऑफ द अबव चूज़ किया होगा, बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों 10th का ए होगा, धर्म का सिद्धांत। ओके दोस्तों, 10 का ए। नाउ हम लोग अब 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करा, द होल फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ, बी, सेपरेशन ऑफ पावर, सी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डी, पब्लिक ओपिनियन। ओके दोस्तों, सो दोस्तों 11th का आंसर होगा ए, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ओके, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। द ओरिजिनल प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉरी ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही कर दिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला। इसको आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आएगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि 100% आएगा। सो दोस्तों 12 वाले क्वेश्चन का आंसर है क्या है बताइए। आप लोगों ने मुझे मालूम है क्या सोचा होगा, एवी डाइसी सोच लिया होगा ना। और मैंने प्रोपाउंडर जो थे रूल ऑफ लॉ के 12 उस वो होंगे एडवर्ड कॉक। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी। ओके दोस्तों, ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एवी डाइसी बुक्स विच कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी की वह पुस्तक जिसमें विधि के शासन एंड रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत का उल्लेख है वह कौन सी बुक है। फर्स्ट, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी, ब्रिटिश लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, डी, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। ओके सो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ सपोर्ट्स। तो डाइसी कॉन्सेप्ट जो रूल ऑफ लॉ था वो किसको सपोर्ट करता था, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओमनी पोटेंशियल ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग से कह रहा है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस अनलेस एंड अनटिल मशीनरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट थ्रू कोर्ट इज प्रेजेंट। दिस व्यू इज एट्रीब्यूटेड टू, किसने बताया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा दोस्तों बी, डाइसी का है दोस्तों ये। ओके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फाइंड प्लेस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल। डाइसी का जो कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का दोस्तों वो किस आर्टिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो दोस्तों इसमें आप ये दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे दोस्तों। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग ही दोस्तों करते तो हम लोग रूल ऑफ लॉ से करते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से दोस्तों 16 वाला। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। 14 आर्टिकल 14 जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों रूल ऑफ लॉ के बारे में।
नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज। गलत विकल्प को चुने डाइसी की विधि के शासन की अवधारणा की, यानी इसमें जब हम लोग को क्या कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है उसको हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। सो डाइस पहला है अगेंस्ट वाइड डिस्क्रिप्शन पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, नहीं दोस्तों ये तो सही है। निगेट्स रूल ऑफ मेन टू रूल बाय लॉ, ये भी सही है दोस्तों। सी इनएक्ट इक्विवेलेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इन इक्वलिटी बिफोर लॉ, सी ये मैं बात बताऊंगा। डी सपोर्टिव ऑफ सुपरमेसी लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, डी ये भी सही है दोस्तों। मीन्स कि 17 का आंसर होगा सी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी ये गलत चीज़ में बताई गई है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर 17 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, डाइसी की विधि के शासन को संकल्पना का मुख्य दोष यह है, क्या है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या लग रहा है आपको 18 का क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों पहला है बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें से क्या लग रहा है बताइए दोस्तों 18 का आंसर। क्या ए लग रहा है? जी हाँ ए है। क्या बी लग रहा है? जी हाँ बी भी लग रहा है। क्या ये दोनों लग रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल लग रहे हैं, दोनों के दोनों लग रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों 18 का वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, 18 का बोथ ए एंड बी होगा। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन मॉडर्न टाइम्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे, अब मॉडर्न टाइम्स में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 19 में 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, सो फर्स्ट है फॉलोड बाय द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यस ये तो ट्रू है दोस्तों, कोई दो राय नहीं है दोस्तों। बी बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इट इन वेरिंग डिग्री, ये भी सही है दोस्तों। सी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आल्सो फॉलो रूल ऑफ लॉ, नहीं 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 बिल्कुल गलत, सी वाला बिल्कुल गलत है। डी बेस्ट एनीटोड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेटर, ओके दोस्तों तो इसका आंसर सिंपली सी है, 19 का सी वाला है। ओके, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, आप लोग नोट करते रहिएगा। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ वाज रिटन बाय, पहले तो इसको टिक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए, 100% एग्जाम में आएगा। विधियों की भावना पुस्तक के रचयिता थे। सो दोस्तों 20 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मॉन्टेस्क्यू, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज की थी पहली बार? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के MCQs पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों, जो कि पूछे जाते ही हैं मोस्टली एग्जामों में। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा ए, मॉन्टेस्क्यू। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े। फ्रेंच लीगल सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज, फ्रेंच लीगल सिस्टम को हम लोग और क्या क्या पुकारते हैं दोस्तों बताइए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए बी सी डी, जी बी ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं तो आपने ये चीज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पर्पज़ से। सो दोस्तों इसमें दोस्तों 23 का आंसर होगा दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। Each organs of the government should have only one power, yes. B one organ of the government should not encroach upon the power of other, yes. One organ of the government should not perform function of the organs, yes. D all the above are correct, यानी all of the above सारे सही होंगे, जी बिल्कुल। 23 का डी उपरोक्ता सभी सही हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा मुझे जूम आउट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि। सो क्वेश्चन नंबर, ओके मैं व्यू कर पे लगाया था ना, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, मॉन्टेस्क्यू लुक अक्रॉस फॉगी इंग्लैंड फ्रॉम हिज सनी विनाइड इन पेरिस एंड कम्प्लीटली मिसकंस्ट्रक्ट व्हाट ही सॉ। द स्टेटमेंट इज अ, किसका स्टेटमेंट है ये दोस्तों?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, ABCD। ओके दोस्तों, मैं पहले अपना थोड़ा सेटिंग सही कर ले रहा हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 का ABCD में कौन सा आंसर होगा आप लोग ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका होगा दोस्तों A एंड, यानी इसका जो आंसर है वो D है, मीन्स A एंड C ये दोनों सही हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा D, बोथ D, A एंड C सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी हम लोगों ने उस पर पढ़ा था, अभी इससे ऊपर मैंने पढ़ा था, बताया था आपको कौन कौन से हैं, एंड इसमें हम लोगों को पहचानना कि कौन इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। एडवोकेट डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बी, एडवोकेट्स इट्स पैरेलल एग्जिस्टेंस इन ऑल लीगल सिस्टम अलॉन्ग विद रूल ऑफ लॉ। भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं इस पर तो अभी श्योर नहीं हूँ। सी, चेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावर ऑफ वन ऑर्गन्स बाय अदर थ्रू सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी भाई। डी, इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस इन एनी नेशन इन एब्सोल्यूट टर्म। ये भी सही लगी। 25 का आंसर होगा बी। ये गलत है भाई, इसको भाई भगाओ यहाँ से, ये गलत है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो, ज़्यादा वीडियो का लेंथी ना बनाऊं, इसलिए दोस्तों जो बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ओके, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे सामने है दोस्तों, उसमें जो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, ए इज़ अनडिज़राइबल एंड इम्प्रैक्टिव एडवोकेट नॉट, बी है, सी है, डी है। सी में कह रहा है ए और बी दोनों होंगे, डी में कह रहा है ए एंड बी दोनों गलत है। तो दोस्तों इतना तो मुझे पता चलेगा कि सी एंड डी में ही हो सकता है आंसर, बट क्यों ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो मोस्टली जो आंसर होता है सी एंड डी में से ही होता है कि या तो दोनों सही होंगे या तो दोनों गलत होंगे। तो 26 का आंसर है सी, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एप्लीकेबल इन लिमिटेड फॉर्म इन आल लीगल सिस्टम इन द सेंस। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ रीड करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक रीड नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। ए और बी सही हैं, ए एंड बी दोनों सही, सी गलत है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजोरिटी ओपिनियन इन ADM जबलापुर वर्सेस, ये दोस्तों बहुत फेमस केस है दोस्तों, आप लोग उसको रीड करिएगा, इसलिए मैं इसका सीधे आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का डी होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सपोर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन पार्शियल फॉर्म इज 29। देखिए दोस्तों फिर से एक बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 40। सो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 50। 29 का आंसर होगा बी, आर्टिकल 50। देखिए एक और क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। 30, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू वाज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जिस विधि व्यवस्था के अनुभव पर था वह थी। ए, बी, सी, डी। इसमें से क्या ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है, प्लीज़ रीड करिए दोस्तों। तो दोस्तों 30 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ब्रिटिश लीगल सिस्टम, ब्रिटिश विधिक व्यवस्था। 31, द लॉ मेकिंग पावर इज वेस्टेड इन द लेजिस्लेचर अलॉन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं दोस्तों। 31 का दोस्तों ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन इज इंटरेस्टेड टू ऑर्गन्स अदर देन द लेजिस्लेचर बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ देन द लेजिस्लेशन मेड बाय सच ऑर्गन्स इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन आया है, वाह मज़ा आ गई। सो दोस्तों 32 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए, बी, सी, डी। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपके अकॉर्डिंग गलत भी हो कोई बात नहीं, बट मैंने आपको ऊपर जो बताया था वही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोस्तों। ओके, 33 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जैसा मैंने कहा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। 33 का है क्वेश्चन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है, ए, बी, सी, डी। क्या ए, बी, सी, डी क्या 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 इसमें से बताइए।
ऑल रूल मेड बाय डेलीगेट, ओके सही है। रेगुलेशन एंड बाय लॉस मेड बाय डेलीगेट, ओके ये भी सही है। ऑर्डर और नोटिफिकेशन इशूड बाय द डेलीगेट, ओके ये भी सही है। मीन्स 33 का आंसर होगा डी, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग आ गए हैं दोस्तों। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग डेलीगेटेड नॉट प्रोटेस्ट डेलीगेटेड मीन्स इसमें से हम लोग को खराब सा कोई वर्ड निकालना है, यानी जो भी इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो ये रहे 4 ऑप्शन हम लोगों के साथ। सो पहला क्या है दोस्तों, एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक चीज़ में पढ़ लूँ। ओके सो पहला क्या है, डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट पावर वेस्टेड इन हिम, सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर फर्दर डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द डेलीगेट। सी, डेलीगेट पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द डेलीगेटेड हिमसेल्फ। डी, डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी एक्सटेंड टू द अदर अथॉरिटीज बाय द डेलीगेट। ओके दोस्तों, तो 34 का आंसर होगा दोस्तों बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रीजन्स क्या हैं ग्रोथ के दोस्तों? ए बी सी डी सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं दोस्तों। एंड ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ लेजरी फेयर, दोस्तों इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा था, 35 का डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। 36, द फैक्टर विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज, दोस्तों इसका आंसर होगा 36 का, वेट जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सो दोस्तों इसमें सारे गलत है, नॉन ऑफ द उपरोक्ता में से कोई भी नहीं। आप इसको चाहें लीव भी कर सकते हैं 36 क्वेश्चन को, ऐसे ही पढ़ लीजिए। द फर्स्ट 37 वाला क्वेश्चन है, पहले मैं बता तो दूं आप लोगों को। द फर्स्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल केस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज दैट ऑफ, इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है 37 वाला, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा और इस केस को पढ़ भी लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है तो। अदरवाइज MCQ के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। तो 37 का आंसर होगा ए। ओके 38 का, पॉइंट आउट करेक्ट ऑप्शन इन री-दिल्ली लॉ एक्ट 1920 केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड। पहली बात तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर लॉ स्टूडेंट तो आपको ये केस ज़रूर पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़िएगा इस एक्ट के बारे में से, इस एक्ट को। ओके दोस्तों ए वाला है, लेजिस्लेशन पावर कैन बी डेलीगेटेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस मेमोरी, सही बात है ये तो करेक्ट है दोस्तों। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन, पहला वाला सही है। बी वाला भी पढ़ लेते हैं, ए डेलीगेट डज नॉट स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज अ पार्लियामेंट, बी वाला भी सही है दोस्तों। सी वाला डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर विद रिस्ट्रिक्शन इज पर्सनल, ये भी सही है दोस्तों। सो दोस्तों डी, इसका होगा डी, उपरोक्ता सभी सही हैं दोस्तों, इसमें कोई कुछ नहीं सोचना। डी का क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 38 का डी। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एज पर इन री-दिल्ली लॉ एक्ट केस द लेजिस्लेचर कैन, क्या कर सकते हैं भाई साहब 39 में, डेलीगेट इट्स इसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, ना गलत ऑप्शन। बी, कैन नॉट डेलीगेट इट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, सोचिए सही, ये तो सही, ये चीज़ सही है। सी वाला भी पढ़ते हैं, ओनली एंसिलरी लेजिस्लेटिव पावर कैन बी डेलीगेटेड, जी ये भी सही है दोस्तों। 39 का होगा डी, बोथ ए एंड सी, दोनों बी और सी दोनों सही हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैन बी क्लासिफाइड एज। ओके सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी गलत में पढ़ गया, वो आदत थोड़ी सी है मेरी। विच ऑफ द फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर, विधेयकी द्वारा कौन से कार्य को प्रतियोजित नहीं किया जा सकता है। 41 का आंसर होगा दोस्तों, पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन से, पहला नहीं, डी, आवश्यक विधि कार्य, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। ओके दोस्तों 41 का डी। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन,
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस नहीं, जुडिकल कंट्रोल नहीं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं, तो 42 का आंसर होगा डी, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वैल्यू। ओके दोस्तों, घूंघट उठाने का सिद्धांत। हेनरी 8th क्लॉज इज आ, क्या हेनरी अष्टम खंड है, क्या है? ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं 43 में। सो दोस्तों इसमें पहला वाला सही है, बी वाला भी सही है, डी वाला गलत है, मीन्स 43 का आंसर होगा सी। ओके, मैं आपको सभी क्लियर करके बता दे रहा हूँ। सो दोस्तों 43 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ओके दोस्तों 44 क्वेश्चन है, हेनरी 8th क्लॉज इज इन द नेम ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लेजिस्लेशन गिव सो मच पावर टू द एग्जीक्यूटिव दैट it can fiddle with essential legislative power and hence it is indicative of executive autocracy. The state refer to the view of option। आपके सामने 4 ऑप्शन है 44 में दोस्तों। सो दोस्तों 44 का आंसर होगा ए, लॉर्ड हेवर्ड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, द एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन आर। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है 45 में से दोस्तों हम लोगों को। रिपील ऑफ लॉ सही है, रिमूवल डिफिकल्टीज सही है, रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ ये भी सही है। सो गाइज 45 का आंसर क्या होगा बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डी, फ्रेमिंग ऑफ नियमों का बनाना। ये गलत ऑप्शन है, 45 का डी आंसर होगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं 46, जुडिकल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द टेस्ट ऑफ। ओके, सो 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं? सी, बोथ। ओके, सो दोस्तों 47 पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 47 का क्या होगा? चूज द बेस्ट ऑप्शन, ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड इन कंप्लायंस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट एक्ट इज। क्या होगा दोस्तों? 47 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए वैलिड होगा, बी इनवैलिड होगा, सी इनवैलिड बीइंग सब्सिक्वेंटली अल्ट्रा वायरस, डी नॉन ऑफ द अबव। 47 का आंसर दोस्तों होगा सी। ओके, सो दोस्तों 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिकल रिव्यू फ्रॉम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेक इट। सो दोस्तों 48 में भी 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। 48 का आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ, ए। ओके दोस्तों 49 इन लोहिया मन, ये देखिए ये तो दोस्तों केस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं इसका सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 49 का आंसर होगा ए, नल एंड वाइड। ओके दोस्तों, आप लोग केस जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों के सामने। बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग ज़्यादा रीड नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज़ रीड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आप सभी लोगों का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जाएगा, तो केस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके दोस्तों, दोनों बी और सही दोनों सही हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। एंड एक दूसरे का टेस्ट लें दोस्तों, कि देखते हैं किसको कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ। ओके दोस्तों, सो 51 है, व्हेन अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फेल टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पेरेंट एक्ट देन सच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज। सो हम लोग को 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। सो दोस्तों 51 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द रूल मेड इन वायलेशन ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द पेरेंट एक्ट आर। सो दोस्तों 52 का क्या होगा? ए void and invalid, B voidable invalid, C voidable subject to ratification by parent act, D partially void and partially invalid। दोस्तों 52 का क्या आंसर होगा दोस्तों? A होगा, void and invalid। ओके, सो दोस्तों 53, मेरे पास से मुंह में बार बार 43 44 निकल रहा है, इसके लिए दोस्तों सॉरी। ओके, सो 53 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 53 क्या कह रहा है? 53 पूछना हम लोग से, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्हेन पब्लिश्ड टेक्स इफेक्ट। ओके, सो दोस्तों 53 का क्वेश्चन
का जो आंसर है वो होगा ए, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन की तिथि से। ओके, सो दोस्तों 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्या करा है, नॉन पब्लिकेशन एंड नॉन कंसल्टेशन विद इंटरेस्टेड पर्सन मेक द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, 54 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसमें ऑप्शन हम लोग के पास क्या क्या, ए कह रहा है प्रोसीजरली अल्ट्रा वायरस, बी कह रहा है सब्सिटेंटली अल्ट्रा वायरस, सी कह रहा है बोथ, डी कह रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो किसकी माने, 54 क्वेश्चन हम लोग किसकी मानेंगे, हम लोग मानेंगे ए की। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, गवर्नमेंट लायबिलिटी इन टॉर्ट कमिटेड by its servant is based fundamentally on the principle of A, B, C, D। चार ऑप्शन हम लोगों के पास हैं। तो दोस्तों 55 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। ओके, नाउ 56, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लायबिलिटी इज ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द मैक्सिम, किस मैक्सिम पे बेस्ड है दोस्तों 56 का दोस्तों, ए, बी, सी, डी। दोस्तों क्या आंसर आपको लग रहा है, मुझे तो फर्स्ट वाला भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, इसलिए मैं डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी। ओके, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैं खुद आपके सामने पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, इसलिए प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आंसर की लेके मैं बैठा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, मैं कुछ आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आप भी साथ में मेरे प्रैक्टिस करते रहें। सो दोस्तों 57, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ विकरियस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन, दोस्तों क्या होगा 57 का आपके अकॉर्डिंगली, मैं भी सोच रहा हूँ दोस्तों क्या हो सकता है। ओके, सी नहीं, सी देखने वाला सी नहीं, सी फॉर कैट वाला सी। ओके, 58, बाय पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट ऑफ 1947 इन ब्रिटेन। 58, ओके, मुझे ए वाला लग रहा है, बी वाला लग रहा है, सी वाला लग रहा है, डी वाला लग रहा है, अरे ये तो सारे लग रहे हैं, मीन्स डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी सही हैं भाई साहब, सभी सही हैं, कहाँ चक्कर में पड़े भाई साहब आप। ओके 59, ओके, द टेरिटोरियल लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। ओके, बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 59, बताइए ए, बी, सी, डी, आर्टिकल 300 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, यही आंसर है 59 का ए, अनुच्छेद 300। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, इन द फेमस केस। ओके, केस वाला इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ देख के। ओके, देख के मतलब पढ़ के। ओके, डी, उपरोक्ता सभी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये भी दोस्तों केस है, इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ, इसका मोस्टली डी ही है सब, कि मैंने एग्जाम दे के आया हूँ दोस्तों, मेरे काफ़ी अच्छे नंबर इसमें आए थे। ओके 62, ये भी केस है। इतने केस के इंपॉर्टेंट आप लोग दोस्तों केसेस के इंपॉर्टेंस समझ सकते होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि केस को स्किप कर देते हैं, आपके अपनी स्टडी से स्किप कर देते हैं, बट मैं आप सभी लोगों को टिप दे रहा हूँ, आप लोगों को इसी के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडीज़ के लिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, रियली वेरी हेल्पफुल है आपके सारे। आप एक केस उठा के देखिए, आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, अब मैं 62 का आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, डी, बोथ बी एंड सी। Okay, 63, the case decided by Supreme Court and post causal judgment were by smaller bench and therefore technically still today the coastal case judgments। Okay, 63 का क्या होगा, D, all of the above, उपरोक्ता सभी। 64, okay, the social welfare nature of state report of law commission and post order case decided by Supreme Court point that। ओके, सो 4 पॉइंट हम लोग के सामने दिए गए, ए, बी, सी, डी। सो 64 का आंसर होगा दोस्तों नॉट डी, सी, दोनों ए और बी दोनों सही आंसर हैं। ओके 65 की तरफ बढ़ते हैं। Choose the best option now for the constitutional tort violation of fundamental right committed by public servant against citizen in course of duty the Supreme Court in many cases has held। क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, ए वाला होगा दोस्तों इसका।
ओके 66 द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर बताया दोस्तों, बताइए 66 का आंसर मुझे आप लोग बताइए, प्लीज़ बताइए। आर्टिकल 294 में बताया क्या, अनुच्छेद 294 में बताया? जी हाँ, इसमें तो बताया। क्या आर्टिकल 298 इसकी बात करता है? जी, ये भी हम लोगों के बारे में बताता है। क्या आर्टिकल 299 भी इस बारे में बात करता है? जी, ये भी बात करता है। मीन्स डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर्टिकल, ओके, अंडर ऑल ऑफ द अबव आर्टिकल। ओके, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोविजन ऑफ एक्ट 299 सब क्लॉज 1 आर, अनुच्छेद 299 सब क्लॉज 1 के प्रावधान है, क्या क्या है दोस्तों 67 के? ए वाला तो है, बी वाला भी है, सी वाला भी है दोस्तों, डी ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 68। इफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 आर कंप्लाइड विद देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी, क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा तब? 68 का क्या होगा आंसर? सी, बोथ ए एंड बी, वैलिड एंड बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, एंड बी होगा सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इन स्टेट इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट कैन आल्सो बी स्यूड। ओके दोस्तों, डी वाला नहीं होगा, सी, यानी बोथ ए एंड बी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ओके 69 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अदर नेम ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का अदर नेम क्या होगा दोस्तों? 69 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट में आता है दोस्तों, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं 69 को। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 69 का आंसर होगा ए भी सही है, बी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी डिफाइंड इन इनएक्टिट्यूड येट इट इम्पोर्ट्स विद इन इट्स सब्सटेंस सर्टन एलिमेंट्स दैट अपील टू द इनर कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन बाई एज अ होल, द एलिमेंट इंक्लूडेड आर। ऑप्शन ये दिए गए दोस्तों, ए बी सी डी। तो 70 का क्या आंसर होगा दोस्तों? मुझे तो ए भी लग रहा है, बी सी, हाँ दोस्तों डी, इसका आंसर होगा 70 का डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो दोस्तों 71 की तरफ बढ़ते हैं। नो बडी कैन बी ए जज इन हिज ओन केस मीन्स द रेफर्ड। सबसे पहले तो इसको लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी जज, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है 71 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर होगा ए, रूल अगेंस्ट बाइस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। ओके 72 रूल ऑफ बाइस ऑफ इज ऑपरेटिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में होता है दोस्तों? ओके 72 का बताएं आप लोग, ऑन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी पर, ए बी सी सब पे। 73 डॉक्टर बोनम का वाद संबंधित था। डॉक्टर बोनम केस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट केस, हम सभी लोगों ने साथ में पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों। ओके, सो दोस्तों 73 का जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ए। ओके, ए वाला। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 74 की तरफ दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट में लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियो अल्ट्रम पैटर्न मीन्स क्या होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका जो आंसर होगा बी, राइट ऑफ फेयर हेयरिंग, उचित सुनवाई का अवसर। 74 का यही आंसर है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं 75 की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल किसके अगेंस्ट नहीं है दोस्तों? ये सब बात इसमें हम लोग देख रहे हैं, एप्लीकेबल। ओके, तो 75 का आंसर होगा दोस्तों ए। ओके 76 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डू नॉट सप्लीमेंट द लॉ ऑफ द लैंड बट सप्लीमेंट इट। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ, किस केस में बताया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा। जी, बी, बिल्कुल सही कहा आपने, बी होगा इसका आंसर। ओके 77 बड़ा क्वेश्चन है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका बी होगा, रूल अगेंस्ट बाइस, पक्षपात के विरुद्ध का नियम है ये। ओके 78 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज करिए, इसमें से देखिए क्या है आपके पास, ए बी सी डी, बेस्ट ऑप्शन पढ़िए, पहले रीड करिए आप लोग। ओके सो मैंने
काफ़ी टाइम दे दिया आप लोगों को पढ़ने का, ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो 78 का जो आंसर होगा वो होगा ए पार्टी टू ए डिस्प्यूट हैज़ अ राइट नॉट ओनली टू नो द डिसीजन ऑफ ए केस बट ऑल्सो द रीजन ऑफ द डिसीजन। विवाद के पक्षकार को वाद का निर्णय जानने को अधिकार के साथ साथ निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार होता है। ओके दोस्तों, ए रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स। ये आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों, इसका आंसर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिए, अब तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं दोस्तों? बताइए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हाई कोर्ट में भी आप लोग रिट फाइल कर सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते आप। इसलिए 79 का जो आंसर होगा डी होगा। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दोनों में आप रिट फाइल कर सकते हैं दोस्तों। 80 द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ ध्यान से आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 32 एंड 226 इसके बारे में हम लोग को बताता है, जो कि हम लोगों का ऑप्शन सी है दोस्तों। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इसमें ऑप्शन सी के रूप में दे रखा है। 81 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिट इज क्यूरेटिव इन नेचर। इनमें से कौन सी रिट क्यूरेटिव इन नेचर की है दोस्तों? मैंडमस, क्यूओ वारंटो, हबीस कॉर्पस, एडिटोरियल। दोस्तों आपको क्या लगता है? 81 जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, डी। ओके डी। ओके सो हम लोग बढ़ते हैं 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, द रिट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज। पहले तो इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 82 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एंड 82 का आंसर होगा दोस्तों ए, प्रोहिबिशन। ओके, when any public authority on demand refuse to carry out his public duty then against him which writ can be filed against him। जब कोई लोक प्राधिकार मांग करने पर भी आपके लोक कर्तव्य का पालन ना करे तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट दाखिल की जा सकती है। हमने अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे इसके बारे में दोस्तों रिट की पूरी हमने बताया था कि कौन सी क्या रिट वर्क करती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने वो पोस्ट देखी होगी दोस्तों, इसलिए अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ID हम लोगों की है @legalglosary। ओके दोस्तों, सो 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, मैंडमस, परमादेश। ओके 84 ए पर्सन usurping a public office without having right authority to do so then proper writ against him would be। क्या होगी? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी रिट के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो 84 का आंसर होगा दोस्तों ए, क्यो वारंटो। दोस्तों अधिकार पक्ष जिसका काम है वही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर जो पर्सन लायबल, मान लीजिए जिस पर्सन का जो काम है वही पर्सन करेगा, उसकी जगह कोई और पर्सन जो लायबल नहीं हो कैसे कर सकता है, इसलिए क्यो वारंटो दोस्तों। 85 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा दोस्तों, टाइम वेस्ट होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 85 का आंसर मैं दोस्तों आप लोगों को बताया दे रहा हूँ, ए, बाय रिट ऑफ सेरिटोरियल एंड प्रोविजन रिस्पेक्टिवली। ओके 86 रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई इज नॉट अप्लीकेबल टू। किस पे अप्लीकेबल नहीं होता दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, प्लीज़ बी केयरफुली लिसन केयरफुली। ओके 86 का आंसर होगा दोस्तों बी, लोकहितवाद पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 87 पब्लिक इंटर लिटिगेशन में बी फाइल्ड बाय ए पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन फॉर। ऑप्शन तो काफ़ी बड़े बड़े हैं दोस्तों। 87 कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ क्या, डी, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन ऑर्गेनाइज्ड इन 1809 एट। वैसे इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, स्वीडन में हुआ था। ओके 89 द फंक्शन ऑफ ओम्बुड्समैन इज टू। फंक्शंस क्या क्या हैं 89 के? पहला ही लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, पहला लगा दीजिए, कोई सोचना ही नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन था ये, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए कुछ सोचने की चीज़ें नहीं होगी इसमें। 90 द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट 45 ईयर्स आफ्टर द इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द डेट। लगा दीजिए ए। ओके
91 द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त हैज़ इन इंडिया हैज़, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त की संस्था को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्यूट, ओनली स्टेटरी स्टेट्यूट, सी बोथ, डी नेदर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉर स्टेट्यूट। क्या होगा दोस्तों? ए बी सी डी 91 का क्या होगा? बी। ओके। 92 द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नाउ, प्रधानमंत्री का पद अब है, क्या है? अब क्या है बताइए, क्या है बताइए? इसका आंसर तो बता दीजिए। कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल इंक्वायरी। ओके। 93 इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिकल रिव्यू पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कई जगह ऐसा हुआ है कि कोर्ट एंड में इसमें लोगों ने स्पेस देना भूल गए दोस्तों। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग पढ़े थे, द एक्सरसाइज ऑफ जुडिकल रिव्यू पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन देन यूज देयर जुरिडिक्शन अंडर किस आर्टिकल? जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 32, जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226, जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 बाय द हाई कोर्ट, डी नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा दोस्तों आपके अकॉर्डिंग? डी नॉन ऑफ द अबव दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आप लोगों को लगा होगा दोस्तों सी वाला, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को यही लगा होगा सी वाला आंसर होगा, सी वाला होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग का कह रहा है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इशू रेट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन क्या, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ 94 का, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, मैं आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो 94 का आंसर होगा सी, मैंडमस एंड क्यू वारंट ऑफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 95 चूज द बेस्ट ऑप्शन, ए पब्लिक कॉर्पोरेशन है हाइब्रिड इंडायरेक्ट। 95 का आंसर क्या होगा? सी। ओके। 96 ए पब्लिक करप्शन इज आर। 96 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल आर द ट्रू, सब उपरोक्त सभी सत्य हैं, सब सही है, लिख लीजिए आप लोग। 97 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन इसमें क्या नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, टाटा सर्विस कंसल्टेंसी, रोड ट्रांसपोर्टेड कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसमें से बताइए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, सी, जाहिर सी बात है। नाउ ऑल द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर कंसिडर्ड टू बी, बताइए इसका आंसर 98 का। बोथ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल पर्सन, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राष्ट्र तथा विधिक व्यक्ति भी। क्वेश्चन नंबर 19 द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टोपल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, बेसिक चीज़ें हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। अभी हम लोगों के और भी MCQs के पार्ट आने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस के MCQs, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में थे दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी दोस्तों, आप लोग जाइए देखिए दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 100 फाइनली हम लोग 100 पे आ गए। अब हम लोग शतक मारने जा रहे हैं। A given promise which goes against the public interest and is against public policy is 100 का होगा दोस्तों ABCDEFGHIJKLMN, कुछ नहीं है, ना A है ना C है ना D है, ओनली B है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। हम लोग की साइबर लॉ में क्या क्या एज अ लॉ स्टूडेंट आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, क्या सैलरी होगी, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, इससे रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।